हाय ऑल। काफी दिनों बाद वीडियो बन रहा है और कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे को लगा कि जो लोग इस साल मेंस दे रहे हैं, आगे देने वाले हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का थीम ये है कि हमने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग बार बार मेंस देते हैं बट पास नहीं कर पाते हैं, उसके मतलब उस प्रोसेस के थ्रू नहीं हो पाते हैं। और वहीं हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो हर साल मेंस को क्रैक कर पाते हैं, मतलब दे विल क्रैक इट दिस ईयर। इस साल देंगे, उनका एग्जाम निकलेगा, इंटरव्यू कॉल आएगा, रैंक आएगी। सेम चीज नेक्स्ट ईयर देंगे, रैंक इंप्रूव होके आएगी या रैंक आएगी। आप इस तरीके से ट्रेंड देख सकते हैं। काफी सारे लोग जो सिलेक्टेड होते हैं उनका पहले से मेंस निकला होता है, ना ही सिर्फ एमपीपीएससी में, इनफैक्ट इवन इन यूपीएससी। काफी लोग हैं मेरे सीनियर्स जो थर्ड फोर्थ टाइम यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, कंटिन्यूसली क्रैक कर रहे हैं। तो बेसिकली कुछ मंत्रा, कुछ फंडे होते हैं, कुछ गलतियां होती है जो अवॉइड करनी होती हैं, जो हमें हेल्प करती है कि भाई एग्जाम को हम थोरोली क्रैक कर सकें। बेसिकली एग्जाम ही है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि क्रैक ना कर पाए। बस ये होता है कि हम अपनी गलतियां स्पॉट करके उनको रेक्टिफाई नहीं कर पाते हैं। तो 3 पॉइंट्स है मेरे पास, जिन पे अगर आप एफिशिएंटली काम कर लो तो मुझे नहीं लगता कि आपका मेंस रुकने वाला है, और इनफैक्ट कोई भी एग्जाम रुकने वाला है अगर आप इस पे एफिशिएंटली काम कर पाते हो तो। पहला पॉइंट है स्कैटर्ड कंटेंट। होता क्या है कि एग्जाम एग्जाम से जब हम दूर होते हैं तो हम 10 चीजें पढ़ते हैं, वो तब तक ठीक होता है। पर जैसे जैसे आप एग्जाम के पास जाने लगते हो, और अगर आप एग्जाम के पास जाते जाते भी 4 चीजें 3 चीजें पढ़ रहे हो, एक सोर्स नहीं है आपके पास पढ़ने का, तो एग्जाम के पास आते आते आपके अंदर पैनिक बढ़ने लगता है कि भाई हम करे तो करे क्या, जाए तो जाए किधर। तो वो उस चीज पे आप ध्यान रखो कि आपका कंटेंट और आपके रिसोर्सेस बहुत ही लिमिटेड होने चाहिए, और उस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवीजन, मतलब आपने एक रिसोर्स को कितनी बार पढ़ा है, वो बहुत हाई होना चाहिए। कंटेंट स्पेसिफिक रख के अपना फ्रीक्वेंसी हाई कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है अनप्रोफेशनल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो पाई गई है। सारे ही जितने भी मेरे पहचान के लोग हैं, सब में ये मिस्टेक पाई जाती है कि भाई इंडियन हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट, जिसका वेटेज सिर्फ 85 to 95 मार्क्स होता है, उसमें आप 15 दिन का टाइम देते हो कि हम प्रिपेयर करेंगे इंडियन हिस्ट्री। वहीं पेपर 4 को आप सोचते हो कि 10 दिन में कर लेंगे। दिस इज अ बिग ब्लंडर, यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द एग्जाम। आपका नहीं होगा सिलेक्शन अगर आप इस तरीके से अनप्रोफेशनल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो। रीजन बीइंग कि भाई आप जो एग्जाम देने जा रहे हो, इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनलिज्म डिमांड करता है। आप इस तरह की बेवकूफियां कर रहे हो कि भाई जिसमें 90 मार्क्स का टाइम है, 15 दिन तो मैंने बहुत कम बोला है। इनफैक्ट आप एमपीपीएससी एस्पिरेंट हो तो आपने खुद ही ये चीज ऑब्जर्व शायद नहीं की होगी, पता नहीं होगा, ऑब्जर्व नहीं की होगी, वॉट एवर द रीजन पे भी, कि आप हिस्ट्री में बहुत जरूरत सारा टाइम दे चुके हो। कंटेंट वास्ट है, अग्रीड, बट मार्क्स तो 90 ही के आने हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि 1800 मार्क्स, मतलब 1200 मार्क्स का हिस्ट्री आएगा, एथिक्स सिर्फ कम आएगा। तो आप जो भी टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, अगर आपने हिस्ट्री के लिए 15 दिन दिए हैं, देन इंश्योर कि 90 मार्क्स अगर आप 15 दिन दे रहे हो तो 200 मार्क्स को कम से कम 30 दिन दिए जाएं। इसमें होता क्या है कि आप पेपर 1 में 180 ले आओ, और पेपर 4 में 100 ले आए, पेपर 3 में 120 ले आए, तो आप बाहर हो। कोई नहीं पूछ रहा आपसे कि आपके पेपर 1 में कितने मार्क्स थे, क्योंकि आपका पेपर 1 के मार्क्स पे सिलेक्शन नहीं होता है, पूरे के पूरे 6 पेपर मिला के जो मार्क्स का टोटल होता है उस पे सिलेक्शन होता है। इस बेसिक सी बात पे आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन अपना थोड़ा प्रोफेशनलाइज कीजिए। जितना मार्क्स का वेटेज है किसी पेपर का, उतना आवर्स उस पर डिवोट कीजिए, और हर कंटेंट पे अबव एवरेज एंड एवरेज मार्क्स लेके आने वालों का ही सिलेक्शन होता है, ये आप नोटिस कर लीजिएगा। हो सकता है टॉपर के आपसे कम हो पेपर 1 में, पर वो टॉपर है क्योंकि उसके सारे पेपर के मार्क्स अबव एवरेज थे और 2 पेपर में उसने बहुत अच्छा किया है, इसलिए वो टॉपर है। सिंपल सी बात है। तीसरा प्रॉब्लम जाता है पैनिक इनसाइड द एग्जाम हॉल। कभी कभी ये होता है कि एग्जाम हॉल में मान लीजिए आपने तीसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन ऐसा देख लिया जिसके लिए आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो आप पैनिक कर जाते हो। मान लो 3 क्वेश्चन लगातार आ गए जो आपको नहीं बनते, यू मे पैनिक, यू कैन पैनिक, यू माइट पैनिक, बहुत हाई चांस है कि आप पैनिक कर जाओ। उस पैनिक की वजह से आपके आगे लिखने वाले आंसर्स पे भी अफेक्ट पड़ता है, और वो भी क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है, परफॉर्मेंस डिग्रेड हो सकता है। इस चीज को अवॉइड करने का सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन है। पैनिक में कह रहा हूं, अगर मान लो आप पैनिक नहीं भी होते हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कंसाइंस में एक छोटी सी फीलिंग आती है जब हमको क्वेश्चन नहीं बनता है कि हमारा नहीं होगा। इस फीलिंग से बचने का एक ही सोल्यूशन है। ये फीलिंग बहुत ही घटिया है, वाहियात है, यूजलेस है, हमारे को नेगेटिव इम्पैक्ट दे करेगी। ये बात आपके दिमाग में स्टोर होनी चाहिए। इसके बचने का एक ही तरीका है, अलग अलग कोचिंग्स के बहुत सारे मॉक्स लिखिए। अलग अलग कोचिंग्स के बहुत सारे मॉक्स लिखिए। फायदा,
अलग अलग कोचिंग के मॉक्स लिखने से डिफिकल्ट हो, इजी हो, मार्क्स खराब आते हो, मार्क्स अच्छे आते हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ इस बात का फर्क होना चाहिए कि हम अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग टीचर्स के पेपर्स को हम एक्सपीरियंस ले लें। अगर आप इतना एक्सपीरियंस गैदर कर लेते हो, मान लो आपने पेपर 1 के 15 मॉक लिखे हैं, 5 अलग अलग कोचिंग के, 3 अलग अलग कोचिंग के, तो 15 मॉक्स में आपने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पेपर्स देख लिए होंगे कि इजी पेपर आएगा तो कैसे डील किया था आपने, डिफिकल्ट पेपर आया तो कैसे डील किया था, जब क्वेश्चन नहीं बन रहे थे तो क्या किया था। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस आपको एग्जामिनेशन हॉल में काफी बेनिफिट करता है। आपको समझ में नहीं आएगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन दैट एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लिमिटेड नॉलेज में ओवर मतलब अबव एवरेज चीजें कैसे कर सकते हो, वो आपको प्रैक्टिस के थ्रू ही सीखने मिलेगी। आप मोस्टली आप पढ़ते रह जाते हो, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हो, आपका पढ़ना वेस्ट है, क्योंकि आपके पढ़ाई के बेसिस पे सिलेक्शन नहीं हो रहा है, आप वहां पर क्या लिख के आ रहे हो वो उसके बेसिस पे हो रहा है, और जो आप वहां पे लिख के आओगे वो आपकी प्रैक्टिस के थ्रू आएगा, आपकी नॉलेज के थ्रू आएगा, बट उसका रोल लिमिटेड है, आपकी प्रैक्टिस का रोल भी होता है। तो मेक श्योर कि 3 चीजों पे आप काम करो। इसमें आप टाइम लगेगा, 2 महीने 3 महीने, अभी मेंस को भी टाइम है, तो इन पे आप वर्क करते हो डेफिनेटली आई थिंक आपको इम्प्रूवमेंट देखने 4 हफ्ते 6 हफ्ते में देखने मिलेगा। आंसर रिव्यूज आप प्रॉपरली कराओ, अपने आंसर खुद रिव्यू कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू से, कि जैसे अभी काफी टाइम से मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट जैसे अभी अफवाह उड़ गई थी कि नवंबर में मेंस होगा, तो ये सब अफवाहें पे आप ध्यान मत दो, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखो। अगर कोई भी अफवाह उड़ा रहा है कि नवंबर में मेंस होगा, सबसे पहली बात वो स्कैमर है। क्यों? क्योंकि एमपी हाई कोर्ट का डिसीजन कब आएगा, गवर्नमेंट कब उस पर एक्ट करके रिजल्ट रिलीज करेगी, और कितने जल्दी गवर्नमेंट एग्जाम कराएगी, तीनों बातों का प्रिडिक्शन कर पाना नियर इम्पॉसिबल है। कोई अगर कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, प्रिडिक्शन कर रहा है, तो प्रिडिक्शन कर रहा है, ही इज जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। आपका समय और आपकी एनर्जी बर्बाद करने के लिए की जाती है। अलग अलग कोचिंग्स का पर्पस होता है बच्चों को उलझाए रखें, उसमें अपने को नहीं पढ़ना है, हमें उलझना है सिर्फ उनकी टेस्ट सीरीज में, उनके कंटेंट में अगर हमारे काम का है तो, एल्स सब कुछ भाड़ में जाना चाहिए। प्रिडिक्शंस बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई फायदा नहीं है इसका। आपके पास टाइम है, आप अपने टाइम को यूज करो, इन पॉइंट्स पे वर्क करके देखो, कुछ क्रिएटिव चीजें सोचो, अपने आंसर्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये सोचो। एग्जाम कब होगा कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई प्रिडिक्ट कर रहा है उससे कट ऑफ हो जाओ, उस सोर्स से, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे मैं कंटेंट कवर नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ वही चीजें कवर करता हूँ जो आपको ओवरव्यू के फॉर्मेट में या थोड़ा सा ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में आपकी हेल्प करें। तो अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक चीज पे आपको मैं कुछ सोचूं या करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट टाइम।